हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी। और आज का हमारा टॉपिक है स्पाइन के ऊपर। जैसे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे वो हमने सर्वाइकल स्पाइन और उसके असेसमेंट के ऊपर दिए थे। क्लिनिकली और प्रैक्टिकली हम जो है वो डेफिनेटली इनके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ी सी हमने उनकी स्पाइन की जो है वो नो आनी चाहिए कि बेसिक स्पाइन जो है वो कितने रीजन्स में डिवाइडेड है, इस तरह करके। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्पाइन। स्पाइन जो है वो डेफिनेटली देयर आर 33 वर्टिब्रा, लेकिन आफ्टर फ्यूइंग जो है ये 26 वर्टिब्रास जो हो जाते हैं। और तो उसकी स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल कॉलम स्ट्रक्चर जो है वो बेस ऑफ सपोर्ट है डेफिनेटली बॉडी को, जो है वो एक किस्म का बेस भी देती है। पोस्चर, हमारा मेन जो पोस्चर मेंटेनेंस है वो जस्ट बिकॉज ऑफ स्पाइन है। और लिंक बिटवीन अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी से मुराद की लिंक इस सेंस में है कि हमें पता है कि हमारी अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी के बीच में भी ये लिंक है। लेट सपोज अगर लोअर एक्सट्रीमिटी हम जब भी वॉकिंग करते हैं, हमारा जो गेट है, हमारी जो सिटिंग है, उसमें अपर और लोअर के बीच में जो लिंक है वो स्पाइन है। वो इस सेंस में क्योंकि स्पाइन जो है वो हिप से ऊपर है, पेल्विस तक है। लेकिन जो लोअर एक्सट्रीमिटी है, जो हमारी लोअर लेग्स हैं, लोअर लिम्स हैं, जब वॉक करते हैं तो देयर इज अ कोऑर्डिनेशन जस्ट लाइक एंटीरियर और पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। ये स्पाइन की वजह से भी हो सकता है। हालांकि टिल्ट जो है वो पेल्विस पे होता है, लेकिन जो रोटेशन है वो भी, लेकिन द होल बॉडी इज कनेक्टेड विथ ईच एंड अदर, वी नो दैट। लेकिन स्पाइन जो है वो दोनों के बीच में लिंक इन सेंस में है। लेकिन अगर स्पाइन एबनॉर्मल हो, आपका पोस्चर जो हम स्पाइनल एबनॉर्मल स्पाइनल डेविएशंस में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपका स्पाइन जो है वो खराब हो, फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो, तो डेफिनेटली उसका जो है गेट पे भी असर पड़ता है। तो ये बेसिकली लिंक प्रोवाइड करती है बिटवीन लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटी में। प्रोटेक्ट कर रही है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल जो किनाल है वो स्पाइनल जो स्पाइन है उसके अंदर से ही, जो उसकी बॉडी है उनमें से, और उसी के अंदर से ही स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। तो अल्टीमेटली ये प्रोटेक्शन देती है किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। आफ्टर दैट स्टेबिलिटी एंड वर्सेस द मोबिलिटी। हम इसकी स्टेबिलिटी और मोबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे स्टेबिलिटी भी देती है और मोबिलिटी। अगर स्पाइन में मोबिलिटी ना हो तो हमारी अपर एक्सट्रीमिटी की जो मोबिलिटी है, स्पेशली थोरेसिक और लंबर की, वो रिस्ट्रिक्ट हो जानी है। और स्टेबिलिटी इस सेंस में देती है जिस तरह प्रोटेक्शन दी अपना स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन दी, उसी तरह जो एक प्रॉपर पोस्चर है हमारा, अगर वो जो नॉर्मल उसके कर्व्स हम देखेंगे इसमें स्पाइनल के प्राइमरी एंड सेकेंडरी कर्व्स, वो अगर प्रॉपरली मेंटेन ना हो तो बॉडी जो है अनस्टेबल हो जाती है। दैट्स वाई इट आल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी। आफ्टर दैट देयर आर 5 रीजन्स ऑफ वर्टिब्रल या स्पाइनल कॉलम: सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर। ये रीजन्स में डिवाइडेड है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने बताया 26 वर्टिब्रास हैं, और आफ्टर फ्यू 33 हैं वैसे। तो सर्वाइकल 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास, एंड 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 7 12 19, 5 लंबर 24, एंड सेक्रल एंड कोक्सीजियस। तो ये दोनों यहाँ पे मेंशन है। और सेक्रल जो है वो वैसे तो फ्यूजन के बाद जो वैसे तो 5 और कोक्सीजियल दोनों जो मिला के ये काउंट होती है। तो 7 12 29 एंड 5 लंबर 24, एंड 2 जो है सेक्रल कोक्सीजियस काउंट होती है, S1 एंड S2। और कोक्सीजियस सेक्रल S1 एंड S2 26। लेकिन ये फ्यूज्ड होके सेक्रल और कोक्सीज जो है 5 और 4 होती हैं टोटल, लेकिन वो फ्यूज होके एक ही जो है वो बोन काउंट होती है, वर्टिब्रा। तो 33 बोन्स है टोटल, एंड 23 डिस्क जो है इन बिटवीन देम है। एवरी वर्टिब्रा इज सेपरेटेड विद ईच अदर वाया द डिस्क, जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। इंटरवर्टिब्रल दो वर्टिब्रा के बीच में, इसलिए इंटरवर्टिब्रल, उनको भी हम आगे देखते हैं। तो दीज आर द, कंटिन्यू करते हैं। दीज वर द 5 रीजन्स। आफ्टर दैट कर्वेचर्स। कर्वेचर्स मतलब जो स्पाइन के कर्व्स नहीं, स्पाइन के कर्व्स भी हैं, लेकिन वो दिखती किस तरह से। तो अगर बर्थ से पहले की बात करें तो ये सी शेप, जो पूरी स्पाइन है वो सी शेप। उसका रीज़न ये है कि जो अपना कुछ कर्व्स, दो प्राइमरी और सेकेंडरी कर्व्स हैं। प्राइमरी जो है इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो बर्थ पे मौजूद होते हैं, बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सेकेंडरी जो बाद में डेवलप होते हैं, वैसे टोटल 4 कर्व्स हैं, 2 प्राइमरी 2 सेकेंडरी, हम पढ़ेंगे इसको। लेकिन प्रियोर टू बर्थ ये होती है सी शेप, बिकॉज देयर आर ओनली 2 कर्व्स, इसीलिए वो सी शेप होती है। उस दौरान जो है लंबर जो है वो डेवलप नहीं हुआ होता, लंबर। और आगे देखते हैं। लेकिन डेवलप के बाद आफ्टर बर्थ, और जो एक 13 या 17 साल की एक्सपेक्टेड होता है कि जो लंबर कर्व है वो 17 ईयर्स तक जो है फुली डेवलप हो जाता है। उसके बाद जो एडोलेसेंस की तरफ जाए, एडल्ट की तरफ जाए, तो उसमें 4 जो है वो कर्व्स होते हैं, 2 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी, जिसमें सर्वाइकल, लंबर, थोरेसिक एंड सेक्रल। उन कर्व्स को हम देखेंगे। तो उसके बाद वो एस शेप दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन उससे पहले प्रियोर टू बर्थ जो वो सी शेप दिखती है स्पाइन। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो कर्व्स मेंशन है, जैसे ये सर्वाइकल कर्व है, थोरेसिक, लंबर एंड सेक्रल, तो ये 4 बेसिकल कर्व्स हैं। और इनमें से जो सर्वाइकल और लंबर हैं, दे आर लोडोटिक इन नेचर, सर्वाइकल एंड लंबर। और जो थोरेसिक और सेक्रल हैं,
दे आर काइफोटिक इन नेचर, इनको मेंशन करेंगे। तो ये प्रियर टू बर्थ अगर मेंशन करो तो स्पाइन इज जस्ट लुकिंग लाइक अ सी, ये अगर हम स्पाइन देखें प्रियर टू बर्थ तो इट लुक्स लाइक सी, लेकिन आफ्टर द बर्थ इट लुक लाइक समहाउ एस टाइप। ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे इन कर्व्स को आगे चल के। स्पाइन मोशन है कि स्पाइनल पे जो स्पाइन है उस पर मूवमेंट किस तरह होती है। तो स्पाइनल मूवमेंट जो कि कॉम्बिनेशन है कि इनकी इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, एक स्पाइन मोशन जो कि जिस तरह वो एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है जिसको मोशन सेगमेंट कहते हैं, वो हम आगे उसको पढ़ेंगे। उस मोशन सेगमेंट में 3 किस्म के जॉइंट आते हैं, जो ये दोनों जॉइंट यहाँ पे मेंशन है। एक मोशन सेगमेंट में 2 इंटरवर्टिब्रल जॉइंट आते हैं, एक फैसेट जॉइंट आता है, हम उनका आगे जिक्र करेंगे। तो मोशन सेगमेंट क्या होता है, एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्योंकि फंक्शनल इस सेंस में क्योंकि जितने भी स्पाइन के फंक्शन है वो मोशन सेगमेंट पे होते हैं, और स्ट्रक्चरल इसीलिए क्योंकि जो पूरी स्पाइन की स्ट्रक्चर है वो बेसिकली मोशन सेगमेंट की है, तो वो जो है वो रिप्रेजेंट करता है, वही उसकी स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए स्ट्रक्चर यूनिट है। तो इंटरवर्टिब्रल 2 होते हैं और फैसेट जॉइंट 2 होते हैं। तो इनको देखते हैं आगे चल के। इंटरवर्टिब्रल जॉइंट जिस तरह मैंने अभी बताया, तो ये एक प्रॉपर्ली मोशन सेगमेंट है। तो मोशन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, 2 वर्टिब्रास और उनके सराउंडिंग जितने भी सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं, 2 वर्टिब्रा सराउंडेड बाय 3 जॉइंट्स, इनमें 3 जॉइंट होते हैं, और बराबर में जितनी भी सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क आ गई आपका, ये एन्युलस और न्यूक्लियस पल्पोसस उनके पार्ट्स हैं, लेकिन उसके अलावा भी जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो मिला के आपस में एक स्ट्रक्चर कहलाती है जिसको हम मोशन सेगमेंट कहते हैं, जो कि बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किसका, अपना स्पाइन का। इंटरवर्टिब्रल डिस्क की तरफ आ जाते हैं। अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो दोनों, नाम ही बताता है कि दोनों वर्टिब्रास के बीच में, तो दोनों वर्टिब्रास की जो बॉडीज है उनके दरमियान में होते हैं, और जो कि 20 to 30% हाइट ऑफ द जो स्पाइनल कॉलम वर्टिब्रल कॉलम है उनका बनाते हैं, और थिकनेस में भी ये वेरी करते हैं 3 मिलीमीटर से डिफरेंट रीजन में। जिस तरह हमने 5 रीजन देखे तो सर्वाइकल में 3 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर थोरेसिक रीजन में है, और लंबर में जो है बिल्कुल ज़्यादा है। लंबर में इसीलिए ज़्यादा है, उनको हम आगे पढ़ेंगे, बिकॉज लंबर जो है वो सर्वाइकल थोरेसिक दोनों का वेट उठाती है। सर्वाइकल 7 और थोरेसिक 12, तो 19 एक तो लंबर अपनी है, तो लंबर इसीलिए जो है वो ब्रॉडर है। तो उनके जो वर्टिब्रास की जो बॉडीज हैं वो भी जो है वो बड़ी होती हैं, वो बिल्कुल चौड़ी होती हैं, जस्ट बिकॉज दे बियर द वेट अबव सर्वाइकल एंड थोरेसिक। तो वो सर्वाइकल और थोरेसिक का भी वेट ऑक्यूपाई करती हैं, इसीलिए उनकी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क और जो बॉडीज हैं वो बड़ी होती हैं थिकनेस में भी। और तो जो रेशियो है बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडी हाइट एंड डिस्क हाइट विल डिक्टेट द मोबिलिटी बिटवीन द वर्टिब्रा, और यही रेशियो जो हाइट और इसका डिस्क का है यही डिटरमाइन करता है, और इसी रीजन की वजह से जो किसी रीजन पे मूवमेंट ज़्यादा है, किसी जिस तरह जस्ट लाइक सर्वाइकल पे रोटेशन सबसे ज़्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ फैसेट जॉइंट। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि फैसेट जॉइंट ही गाइड करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द मूवमेंट को। तो किसी रीजन पे जिस तरह सर्वाइकल की बात करो तो उस पर रोटेशन सबसे ज़्यादा है, और लंबर पे 0 है, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन एंड द स्पाइन स्ट्रक्चर, स्पाइन की स्ट्रक्चर की वजह से ही जो है ये जिस तरह हाईएस्ट ये जो रेशियो है ये हाईएस्ट रेशियो होता है सर्वाइकल में, जिस तरह मैंने बताया, तो वो अलाउ करता है सबसे ज़्यादा मूवमेंट भी। और लोएस्ट रेशियो किस में होगा, थोरेसिक में। आप थोरेसिक में बहुत ही कम मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, डिस्क की स्ट्रक्चर की बात करें तो डिस्क जो है वो बहुत ही 60 से 70% स्टेबिलिटी तो देती है, लेकिन उसके साथ उसके बिल्कुल 2 बेसिक पार्ट होते हैं। एक अंदर पार्ट होता है जेलिशनेमा जिसको न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं, और दूसरा जो बाहरी हिस्सा होता है जो कि थोड़ा सा सॉलिड और थोड़ा सा सख्त होता है उसको हम एन्युलस फाइब्रोसिस कहते हैं। तो जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो लोकेटेड होता है सेंटर में, जिस तरह आपको दिख रहा होगा ये जो जेलिशनेमा स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज द न्यूक्लियस पल्पोसस। अगर ये जेलिशनेमा है तो इसका मेन रोल क्या होगा, शॉक एब्जॉर्प्शन। और यही रीज़न है जब हम कोई भी हाइट पे जंप लगाते, जंप ना भी लगाए, हम सिर्फ स्टैंडिंग में खड़े भी होते हैं ना, तो हमारा सबसे ज़्यादा जो लोड है स्पाइन के ऊपर, हम स्पाइन की लोड्स पढ़ेंगे तो क्योंकि हम बायोमैकेनिक्स उसकी देखेंगे, तो कंप्रेसिव लोड जो सबसे ज़्यादा आता है वो न्यूक्लियस पल्पोसस पे ही आता है। तो ये जो सेंटर में होता है एक्सेप्ट लंबर में ये थोड़ा सा पोस्टीरियर होता है, इसीलिए ही जो सबसे ज़्यादा जो डिस्क जो बल्ज होता है या प्रोट्रूड होता है वो पोस्टीरियरली होता है। उसका भी हम रीज़न आगे चल के देखेंगे। जेलिशनेमा मास जो कि अब इन डेफिनेटली अगर ये जेलिशनेमा है, लिक्विड नेमा है, तो उसमें पानी सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें बाकी भी जो है वो इनके बाकी भी चीज़ें होंगी जिसमें प्रोटीओग्लाइकागन है और ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकोज है, जीएजी या प्रोटीन मालिक्यूल्स हैं। तो ये उनके स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उनको जेलिशनेमा बनाते हैं और वर्क करते हैं एज अ शॉक एब्जॉर्प्शन। द हाइड्रेशन ऑफ द डिस्क विल अलाउ द डिक्रीज विद द कंप्रेसिव लोडिंग, दिस लॉस ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज इट्स मैकेनिकल फंक्शन। अगर जो डिस्क की हाइड्रेशन है
जैसे ही उसके ऊपर डेफिनेटली ज़्यादा अगर कंप्रेशन आएगी फॉर नॉट फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो डेफिनेटली वाटर को जो है वो लूज करेगा, और जैसे ही वो वाटर को लूज करेगा तो अपना जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो, एक सिंपल सा मिसाल दूं कि बीइंग अगर जैसे ही हम कोई गाड़ी या मोटर व्हीकल वगैरह चलाते हैं तो हम उसका जो मोबाइल ऑयल है वो डेफिनेटली चेंज करते रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि मोबाइल ऑयल जो है वो कोई भी किसी भी किस्म का हो, वो एक वक्त के साथ साथ चलता है, एक पीरियड, उसका भी एक कह लें कि टाइम लैप्स होता है, एक किस्म का टाइम एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। और जैसे ही अगर किसी का मोबाइल ऑयल खत्म हो जाता है तो डेफिनेटली गाड़ी का जो इंजन होता है वो लो, मतलब कह लें कि फ्रिक्शन खाता है, और वी हैव टू चेंज। एंड तो बॉडी में तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम साइनोविल फ्लूइड नए से लगवाएं, वैसे ये सर्जरी में समहाउ पॉसिबल, लेकिन एक मैं नॉर्मल बंदे की बात करूं तो अगर एक अरसे के लिए बॉडी जो है एक सस्टेंड लोड की तरफ जा रही होती है, एक सस्टेंड जो है वो लोड बियर करती जा रही है, तो उसका लॉस, पानी का जो लॉस है वो, इसका बेस्ट मिसाल है कि जब हम 8-8 10 घंटे सोते हैं तो हम एक पोस्चर में डेफिनेटली सोते हैं। जब हम एक पोस्चर में सोते हैं तो हमारा जो डिस्क का फ्लूइड है ना वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ऊपर नीचे मतलब ये नहीं कि वो डिस्क से निकल के कोई बॉडी में बाहर चला जाता है, लेकिन विद इन डिस्क ही रहता है। लेकिन जिस तरह सेंटर में होना, और जिस तरह मैंने बताया कि वो जो डिस्क का पानी है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, लेकिन एक्सेप्ट लंबर तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। इसीलिए जब हम उठते हैं 8-10 घंटे के बाद तो हमारी बॉडी में अकड़ाव सा फील होता है, एंड जस्ट दैट अकड़ाव, या जो हम कह लें कि आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं अपनी स्पाइन में से, दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ, और ये विद द पेसेज ऑफ एज एंड विद द पेसेज ऑफ जो है वो टाइम, ये डेफिनेटली वाटर जो लूज करता जाता है। इसीलिए जो बूढ़े हजरात हैं उनकी अगर हम बात करें तो डेफिनेटली उनमें जो स्पाइन के इश्यूज इसीलिए भी आ सकते हैं। वेल, आगे मूव करते हैं। अब डिस्क की स्ट्रक्चर जिस तरह मैंने बताया, ये जेलिस्नेमा, इसमें 80 से 90% जो है वो पानी है, लेकिन ये एज के साथ जो वो कम होता जाता है, और जो इसका वॉल्यूम है वो भी 20% डेली जो है रिड्यूस हो जाता है, लेकिन ये रिवर्सेबल है, विच काजेज अ लॉस ऑफ 15 टू 25 मिलीमीटर ऑफ हाइट इन स्पाइनल कॉलम। अगर हम एक्टिविटीज वगैरह नहीं करते तो डेफिनेटली एज के साथ इसका डिक्रीज हो जाना और हाइट का डिक्रीज होना, जिसने आप देखा विद जो बूढ़े हजरात हैं या जेरियाटिक जो पॉपुलेशन है उसकी स्पाइन जो बेंड होती जाती है, उसका रीज़न ये है उसका जो डिस्क वॉल्यूम है वो डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा होता है, और जैसे ही वो जा रहा होता है तो उसकी हाइट में भी आ जाता है इशू वगैरह, ठीक है। तो दे एक्ट एज अ डिस्क जो है वो एक्ट एज अ हाइड्रोस्टेटिक यूनिट अलोइंग फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। एक तो ये लो ट्रांसमिशन में, और दूसरा वेट डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा शॉक एब्जॉर्प्शन, यही इनके 3-4 जो है डिस्क के, चौथा स्टेबिलिटी, ये 3 से 4-5 जो है इनके बेसिक फंक्शन है अपना डिस्क के। आफ्टर दैट जैसे ही कंप्रेसिव फोर्स जो आता है ना, जिस तरह मैंने बताया स्टैंडिंग पोजीशन में लंबर के ऊपर है, या जो डिफरेंट पोजीशन में, या अगर हम जंपिंग वगैरह लगाते हैं तो वो डिस्क को ट्रांसलेट करता है टेंसाइल स्ट्रेस में, और फिर वो आ जाता है एनुलस फाइब्रोसिस में। इससे क्या होता है कि डिस्क जो है वो मजीद सख्त होती जाती है। देखें ना, एक चीज़ के ऊपर प्रेशर आएगा तो ही, एक सिंपल सा मिसाल दूं, अगर आप थॉरोली अगर बचपन से ही, मतलब कोई भी जो बच्चा वगैरह उसको अगर बिल्कुल एक अलग माहौल में रखा जाए, जिसको जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर लोड वगैरह, उससे वो एक्सरसाइज वगैरह एक्टिविटीज़ वगैरह कम करे, तो उनकी बोन्स वीकनेस की तरफ जा रहे हो। तो उसका रीज़न ये है कि जितनी भी हम कैल्शियम विटामिन वगैरह लेते हैं उनका कंजप्शन होने के लिए एक रेगुलर एक्सरसाइज की भी नीड होती है। या अगर हम बोन की हाइट की बात करें तो ये बायोमेकेनिक्स ऑफ बोन में हमने जो वो पढ़ेंगे कि जो बोन की जो ग्रोथ होती है वो लोड के ऊपर, जब तक उसके ऊपर लोड आएगा तो ही वो आगे चल के मजबूती की तरफ जाएगा। तो ये मजबूती के लिए जो है वो, उस शक्ति के लिए लाजम है उसके ऊपर लोड का आना, तो ये पॉजिटिव भी है और थोड़ा सा नेगेटिव भी है। तो डिस्क क्या करती है, बियर करती है वेट को और गाइड करती है मोशन को। जिस तरह मैंने बताया डिस्क की वजह से, और फैसेट जॉइंट, क्योंकि फैसेट जॉइंट डिस्क पे ही लगे हुए हैं बेसिकली, मतलब डिस्क के साथ ही साथ ये मोशन सेगमेंट बनाते हैं, तो ये ही फैसेट जॉइंट ही मूवमेंट को गाइड करते हैं, और डिस्क के साथ साथ यही रीज़न है किसी रीजन पे मूवमेंट ज़्यादा है, किसी रीजन पे मूवमेंट कम। ये एवेस्कुलर है, और इसकी जो न्यूट्रिशन मिलती है वो थ्रू डिफ्यूजन मिलती है। एवेस्कुलर मतलब इनकी कोई वर्टिब्रल, कोई आर्टरियल सप्लाई नहीं है, तो इनको जो इनका जो डिस्क का खाना पीना, जो इनकी नरिशमेंट है वो डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो इनको मिल जाती है। अब हम जाते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। जैसा कि मैंने बताया ये न्यूक्लियस पल्पोसस है, बिल्कुल जो सेंटर में है, उसके बाहर जो ये लेयर्स हैं, जिस तरह जो प्याज की लेयर्स होती है कंसेंट्रिक, ये उस तरह ये एनुलस फाइब्रोसिस कहलाती है। ये हार्ड होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इनमें जो है वो कोलेजन होता है। जिस तरह वहाँ पे जो जेलिस्नेमा प्रोटियोग्लाइकागन वगैरह होता है, यहाँ पे भी जो ज़्यादा मिकदार होती है। तो ये जो कोलेजन अरेंज इन शीथ एंड कॉल्ड लेमिने आउटर लेयर, तो ये लेमिने टाइप बनाती है, ये कोलेजन की बनी होती है। और ये जो लेमिने है ये अरेंज होते हैं कंसेंट्रिक रिंग्स की तरह, मतलब एक रिंग की, जिस तरह प्याज होता है ना एक रिंग के ऊपर, तो ये 10 से 12 जो लेयर्स होती हैं, और ये अगेन एज के साथ जो है वो वेरी करती है, और इनक्लेव ये क्या करती है, इनक्लोज करती है किसको, न्यूक्लियस पल्पोसिस को, ताकि वो जो
अपना न्यूक्लियस पल्पोसस है वो बाहर ना निकले, और बाहर निकलना इज द डिस्क बल्ज। तो अगेन मैंने बताया जो डिस्क हर्निएशन वगैरह है उनमें, तो ये कंट्रोल करती है टेंसाइल लोडिंग को, और दे मतलब पूरी डिस्क जो है एज अ वर्क करती है, जो इसका आउटर जो जो न्यूक्लियस पल्पोसस वर्क करता है एज ए स्प्रिंग। मतलब जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर आया तो उसके उनमें अगर एज के साथ साथ रिकॉइलिंग एबिलिटी जो है वो होती है। लेकिन ये जो एनुलस फाइब्रोसिस है ये सख्त होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, और ये अगेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे ही अगर ये टूट जाता है या रप्चर हो जाता है, टीयर वगैरह हो जाता है इसमें, तो फिर डेफिनेटली डिस्क जो है वो बल्ज की तरफ चला जाता है। और ये कंट्रोल करता है टेंसाइल को, मतलब टेंशन को कमिंग फ्रॉम द शीयर फोर्स, एसेसरी मोशन इन एंटीरियर वगैरह। आफ्टर दैट यही एनुलस फाइब्रोसिस मोस्टली एवेस्कुलर है जिस तरह, और लेकिंग करता है इनर्वेशन, इनकी कोई नर्व सप्लाई भी नहीं होती, तो इनको जो खाना पीना है वो डिफ्यूजन के थ्रू मिलता है। ये एंटीरियरली बहुत ही ज़्यादा कह लें कि थिकेस्ट होते हैं एंटीरियरली, और इनकी जो आउटर मोस्ट होती है वो 1/3 कनेक्ट करती है वर्टिब्रल बॉडी को वगैरह सारा, आउटर 2/3 जो होती है कनेक्ट करती है एंड प्लेट को। ये इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। डिस्क पैथोलॉजी जो है जिसको हर्निएशन कहा जाता है, अगेन मैं बताता चलूँ कि डिस्क की जो है डायरेक्टली हर्निएशन नहीं है, डिस्क के 5 स्टेजेस हैं, मेरी अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है 5 स्टेजेस ऑफ डिस्क। तो हाईएस्ट इंसिडेंस जो होता है वो सर्वाइकल के C5-6 C6-7 L4-5 पे होता है, एंड L5-S1 पे। और डिस्क हर्निएशन अगेन जो है वो डायरेक्टली नहीं होती, तो इसको आप भले ही आगे की तरफ मूव करें। वैसे ये डिस्क की पैथोलॉजी है। ये थोड़ा सा एक एग्जाम्पल है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये जो डिस्क है अपना, ये डिस्क का न्यूक्लियस पल्पोसस है, और ये जो आउटर कवरिंग है, ये जो लिक्विड फैल रहा है या बह रहा है, ये न्यूक्लियस पल्पोसस, और आउटर रिंग इज द एनुलस फाइब्रोसिस। दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस, एंड दीज आर द ट्रांसवर्स प्रोसेस, और दीज आर द सुपीरियर एंड इंफीरियर आर्टिकुलर, जहाँ पे फैसेटाइड वगैरह। तो ये जो जेलिश निमा ये जो प्रोट्यूट कर रहा है, ये एनुलस फाइब्रोसिस की लेयर्स को प्रोट्यूट कर, इनके बिहाफ पे इनके स्टेजेस बने हुए हैं। तो इनके ऊपर क्या होता है कि जैसे ही इनका हम एमआरआई, ये जो एमआरआई बना हुआ, हम इनका एमआरआई रेडियोग्राफ्स भी इनके देखेंगे, तो ये जो इसका एनुलस न्यूक्लियस पल्पोसस का बाहर निकलना है, दिस ये जो इमरजेंस है, ये जो बाहर निकलना, ये बाहर निकलना डिस्क हर्निएशन कहलाता है। तो इनके डिफरेंट स्टेजेस हैं। कुछ में क्या होता है कि ये इस लेयर्स को तो क्रॉस करता है लेकिन बाहरी लेयर को क्रॉस नहीं करता, तो डिस्क प्रोट्यूड, डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन, डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन, ये उनके 5 स्टेजेस हैं। तो अब तक ये बाहर निकल चुका, तो ये डिस्क हर्निएशन है। लेकिन जैसे ही ये बाहर निकल के, ये नर्व की स्ट्रक्चर उनको कंप्रेस तो कर रहा है, जैसे ही ये बाहर निकल के पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो वो लास्ट स्टेज कहलाता है डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन, जिसमें क्या होता है कि ये जो मादा है एनुलर न्यूक्लियस पल्पोसस, ये बाहर तो निकलता है लेकिन टूट जाता है, टूट के एक ड्रॉप की शक्ल में, क्योंकि ये जेलिश नुमा है, तो कतरों की ड्रॉपलेट्स की शक्ल में जो है वो डिस्पर्स होगा, और ये निकल के किसी और स्पाइनल कैनाल में चला जाता है, तो उस स्टेज को हम सिक्वेस्ट्रेशन कहेंगे। लेकिन अब तक ये डिस्क हर्निएशन है। अब इसका अगर हम एमआरआई चेक करें, तो नॉर्मल एमआरआई देखने के लिए, जब हम नॉर्मल एमआरआई देखते हैं डिस्क का, तो उसके साथ साथ एक मैं बात बताता चलूँ, तो जो एमआरआई है डिपेंड करता है वो T1 या T2 इमेज है बहरहाल। तो अगर जो एक नॉर्मल डिस्क होती है ना, वो आपको सेंटर में, ये आप चेक करेंगे आपको वाइटिश दिख रही है, तो दीज आर द नॉर्मल। एक चीज़ का ख्याल है, मैं एक एमआरआई रीडिंग के साथ साथ बताता चलूँ, ये स्पाइनल जो है वो फ्लूइड है, और ये इसके साथ में बताइए जो वाइटिश है ये फ्लूइड है, यहाँ पे फ्लूइड जो है वाइट दिखता है, इसीलिए इसके जो अंदर है न्यूक्लियस पल्पोसस वो समहाउ आपको लाइट वाइट की तरह दिख रहा है बिल्कुल। तो ये डिस्क जो है ये नॉर्मल है, ये वर्टिब्रास है। कौन सा लेवल है बाद में हम देखते हैं, वैसे ये L4-5-S1 है, लेकिन हम जनरल में बात बताता हूँ, अगर ये L4-5 है तो L4-3-2-1 ये लंबर एरिया है। पहली बात, उसका रीज़न ये है कि ये जो कर्व जा रहा है, ये इंटीरियर टिल्ट एंगल जो जा रहा है, ये सेक्रम की है, जो कॉक्सियस बोन को इंडिकेट करता है। तो ये S1 है, ये S2 है, उसके पीछे उसके बाद कॉक्सियस है बहरहाल। तो ये जो आपको ये मसल्स की स्ट्रक्चर है, ये वाइटिस जहाँ पे दिख रही है ना डिस्क, तो ये नॉर्मल को इंडिकेट करती है। और यहाँ पे अगर आप लंब और L4-5 लेवल पे अगर आप चेक करें, तो ये आपको चेक करें, ये बिल्कुल ब्लैकिश दिख रही हैं, ये आप डिस्क चेक करें, दिस इज प्योरली ब्लैकिश, एंड द ब्लैकिश डिस्क इन एमआरआई इंडिकेट करता है दिस इज द लॉस ऑफ द हाइड्रेशन। यहाँ से जो डिस्क का जो पानी है, मतलब जो न्यूक्लियस पल्पोसस है, वो निकल चुका है, और जैसे ही वो निकल जाता है तो पीछे जो है वो बिल्कुल आपको ब्लैकिश शो करता है, और ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये एक जस्ट एग्जांपल था कि ये, और जैसे ही ये पीछे से, मैंने बताया था कि अमूमन जो वो पोस्टीरियरली निकलती हैं, एंटीरियरली जो है वो कम ही डिस्क बल्ज है, पोस्टीरियरली ज़्यादा होता है, पोस्टीरियरली। तो जैसे ही ये पोस्टीरियरली निकलते हैं, आप देखेंगे ये जो मादा निकल रहा है न्यूक्लियस पल्पोसस का, ये पीछे स्ट्रक्चर्स को, यहाँ पे आप देखेंगे ये पीछे स्ट्रक्चर्स हैं, ये पीछे मैंने बताया था कि ये स्पाइनल जो है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये पीछे स्ट्रक्चर को कंप्रेस कर रहा है। तो ये पीछे जो डेफिनेटली नर्व्स होंगी, ये चेक करें, ये स्पाइनल नर्व्स है।
तो जैसे ही ये नर्व्स को कंप्रेस करेगा तो जिस लेवल की नर्व होगी, जैसे ये तो L451 है, तो पॉसिबिलिटी है जो है वो शाटिका की चांसेस हों, जस्ट बिकॉज दे आर, तो वो डिपेंड करता है कि उसकी एंटीरियर डिवीजन है या पोस्टीरियर, क्योंकि फीमोरल और शाटिक दोनों के नर्व रूट जो ऑलमोस्ट सेम है। बहरहाल तो ये डिपेंड करता है कि किस लेवल पे हैं, और फिर उस नर्व्स को कंप्रेस करेंगे, उस नर्व को कंप्रेस करेंगे तो आगे चल के हमें जो है वो उसकी सिम्टम्स अलामात जो है वो दिखाई देंगी। बहरहाल मूव ऑन करते हैं आगे की तरफ। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। तो स्पाइन जो है बहुत ही स्टेबल है इस सेंस में कि इसके पास ALLL एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है। बहरहाल तो वो उन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब हम पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव ऑन करते हैं कि पोस्टीरियर एलिमेंट्स ऑफ मोशन सेगमेंट क्या है। तो पोस्टीरियरली पेडिकल्स एंड लेमिना है, फैसेट जॉइंट है जो कि सुपीरियर एंटिकल आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे होते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस है उनको हम देखेंगे, स्पाइनस प्रोसेस है, इंटर स्पाइनस एंड सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट्स है, लिगामेंटम फ्लेवम भी है और फोरामेन भी है। ये थोड़ा सा ये फ्लेवम है, लेवम नहीं है, लिगामेंटम फ्लेवम है। अब हम आ जाते हैं फैसेट जॉइंट की तरफ। जो फैसेट जॉइंट है, फैसेट जॉइंट हमें पता है कि फैसेट जॉइंट मेन रोल प्ले करते हैं मूवमेंट की तरफ। मूवमेंट, अगर किसी रीजन को मूवमेंट गाइड करता है जो, वो फैसेट जॉइंट होता है। अगर फैसेट जॉइंट अपनी प्रॉपर पोजीशन में ना हो तो डिफरेंट स्पाइन के रीजन में जो मूवमेंट पॉसिबल है वो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो आर्टिकुलेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉन्वेक्स अपना जो आर्टिकुलेटिंग फैसेट्स हैं ये आप चेक कर सकते हैं। तो जो सुपीरियर है वो कॉन्केव है और इन्फीरियर जो है वो कॉन्वेक्स है, ये आप चेक कर सकते हैं। दीज आर द फैसेट जॉइंट्स, राइट एंड लेफ्ट। एक मोशन सेगमेंट में दो फैसेट जॉइंट होता है, एक होता है राइट, दूसरा होता है लेफ्ट, और एक होता है इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। इसीलिए एक मोशन सेगमेंट में तीन जॉइंट होते हैं। आई रिपीट, राइट एंड लेफ्ट फैसेट जॉइंट और इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, ठीक है। और जो पीछे हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी उनको मैं, ये लेमिने है, ये वर्टिब्रल बॉडीज हैं जो बिल्कुल पोस्टीरियरली है, क्योंकि ये हम एंटीरियर पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। हालांकि पोस्टीरियरली स्पाइनस प्रोसेस है, लेकिन जो स्ट्रक्चर हमें देखिए, क्योंकि हम स्पाइनल सेगमेंट का पोस्टीरियर पार्ट देख रहे हैं। ये स्पाइनस प्रोसेस है दो, ये एक इसका, ये इसका, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। एक स्पाइन बॉडी में दो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं। ये सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फेस कह लें कि सरफेस है, और ये इन्फीरियर है। ये फैसेट जॉइंट्स है राइट एंड लेफ्ट, ये लेमिनी कहलाता है। और इसके बिल्कुल पीछे जो बड़ी स्ट्रक्चर दिख रही है वर्टिब्रल बॉडी है। बहरहाल और फैसेट जॉइंट क्या कहते हैं, गाइड करते हैं इंटरवर्टिब्रल मोशन को थ्रू दियर ओरिएंटेशन। इनकी जिस तरह ओरिएंटेशन है उनके अकॉर्डिंगली ही डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट जो है मूवमेंट पॉसिबल है। फैसेट जॉइंट कैप्सूल होता है जो कि लिमिट करता है मोशन को, और स्ट्रॉन्गेस्ट है कुछ रीजन में, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है जिस तरह थोरेक और लंबर में, और ये डिफरेंट मोशंस को जो है वो क्या कहें कि रिस्ट्रिक्ट करता है। और ये फ्लेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करता है, अंडरटेक, टेंसाइल लोडिंग और वगैरह। जिस तरह लंबर रीजन में जो है रेजिस्ट करता है ये किसको, रोटेशन को। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन डेफिनेटली नाम ही बताता है, अगर ये फोरामेन है तो यहाँ से कोई ना कोई स्ट्रक्चर पास होती रहेगी। ये वर्टिब्रल बॉडी है, ये पूरा एक प्योरली मोशन सेगमेंट है। ये वर्टिब्रल बॉडी है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये दूसरी वर्टिब्रल बॉडी है, ये इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये स्पाइन है, ये स्पाइन प्रोसेस, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, यहाँ पे सुपीरियर इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट। ये जो फोरामेन है ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है जहाँ से कोई नर्व रूट पास होती है। तो दिस इज द एग्जिट फॉर द नर्व रूट एंड द साइज इज डिक्टेटेड बाय द डिस्क हाइट। ये डिस्क हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्पाइन की जो स्टेबिलिटी है वो मल्टीपल फोर्स, डेफिनेटली इसके ऊपर सारे फोर्स हैं, कंप्रेसिव लोड है, इसके ऊपर शीयर लोड है, और हमारी पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। और इनके ऊपर जो डीजेनरेशन है वो इंक्रीज करता है इनस्टेबिलिटी को। जैसे ही डीजेनरेटिव चेंजेस आएंगी तो डेफिनेटली स्पाइन इनस्टेबिलिटी की तरफ जाती रहती है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लोडिंग के ऊपर। मैंने बताया था कि अगर हम बायोमैकेनिक्स पढ़ते हैं हमने उनकी लोडिंग जरूर पढ़नी होती है। तो सबसे पहले एक्सियल कंप्रेशन है, मोस्ट ऑफ द जो लोड है वो एक्सियल कंप्रेशन ही होता है स्पाइन के ऊपर। उसके बाद बेंडिंग लोड है, टोरियन अपना लोड है, और शीयर फोर्स है। एक्सियल कंप्रेशन किसकी वजह से आता है, ग्रेविटी की वजह से, ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस की वजह से, मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और लिगामेंटस टेंशन, लिगामेंटस में जो प्रेशर होता है उसकी वजह से। इंट्राडिस्कल लोड जो कि रेंज करता है 294 से लेके 3332 न्यूटन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। ये इतना जो बढ़ सकता है वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और मोस्ट ऑफ द लोड होता है वो एंटीरियर सेगमेंट पे होता है, और पोस्टीरियर कैन लोड फ्रॉम 0 to 30% डिपेंडिंग अपॉन द सेगमेंट पोर्शन। और जो कंप्रेसिव लोड होता है वो एनुलस फाइब्रोस, मैंने बताया था कि जो स्ट्रक्चर उस एनुलस फाइब्रोसिस पे, और अगेन वो एंगल पे डिपेंड करता है। एक्सेल के बाद हमारे पास जो बेंडिंग लोड है, और बेंडिंग लोड बेसिकली कॉम्बिनेशन है, एक मतलब कि सिंगल पर्टिकुलर नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेसिव, शीयर एंड टेंसाइल फोर्सेस जो कि सेगमेंट के ऊपर ट्रांसलेटरी जो है वो एक्ट करता है। और अमूमन बेंडिंग जो है फ्लेक्स इनटू द फ्लेक्शन विल बी रेजिस्टेड बाय द पोस्टीरियर
एनुलस या PLL पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट एंड फैसेट कैप्सूल। और अपना फॉर एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर कंप्रेसिव फोर्स इन एंटीरियर सेगमेंट एंड देयर इज टेंसाइल लोड इन फैसेट कैप्सूल एंड एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट में। बहरहाल बेंडिंग लोड जो है वो डेफिनेटली बेंडिंग जितनी भी हम एक्टिविटीज़ जिसमें हमारे स्पाइन के मोशन सेगमेंट जो बेंड करेंगे तो कम लोड देंगे। और जैसे कि ये बता रहा है कि इट्स कॉम्बिनेशन बेसिकली, तो जहाँ जहाँ पे कॉम्बिनेशन और शीर फोर्स जो है आपस में मिल जाते हैं तो बेंडिंग लोड जो है वो एक्ट करता है। आफ्टर दैट वी हैव अ टोरियन। टोरियन जो है वो रोटेशन से आता है। जितने भी रोटेशनल हैं, जिस तरह रोटेशन थोरेसिक पे भी समहाउ होती है, सर्वाइकल पे ज़्यादा होती है, तो वो टॉर्शियन फोर्स जो है वो कॉट करते हैं। और स्टिफनेस में इंक्रीज, इनकी वजह से स्टिफनेस में भी इंक्रीज ड्यू टू द फैसेट कंप्रेशन एंड सर्टेन मोशन लाइक द फ्लेक्शन इंक्रीजेस टॉर्शनल स्टिफनेस एट इट। जिस तरह कह रहा है कि अगर फ्लेक्शन जो है वो इंक्रीज करती है टॉर्शनल स्टिफनेस एट द L3 and 4। शीर फोर्स अमूमन जो फैसेट जॉइंट जो रेजिस्ट करते हैं स्पेशली इन द लंबर एरिया में, तो एनुलस जो है विल अंडरगो सम टेंसाइल फोर्स डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। एंड शीर फोर्स हमेशा जो है वो एक पैरेलल एक्ट करता है और ये इंडिविजुअली जो है वो कॉज नहीं हो सकता कि समहाउ कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं जिसमें जो है वो एक्ट करता है। वैसे तो शीर भी एक किस्म का जो लोड है और अमूमन रेजिस्टेड बाय द फैसेट जॉइंट एंड लिगामेंट्स। तो मोबिलिटी एंड अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन सेगमेंट इज डिटरमाइंड, जैसे कि मैंने बताया था जो मोबिलिटी है स्पाइन के ऊपर वो अमूमन जो वो रिलाई करती है या डिपेंड करती है वो मोशन सेगमेंट के ऊपर। जितने भी मोशन सेगमेंट है उनकी डिस्क हाइट, उनकी डिस्क साइड, उनकी बॉडी की साइड, उनकी फैसेट जॉइंट की ओरिएंटेशन, इनके ऊपर जैसे कि लिखा हुआ वर्टिब्रल बॉडी और डिस्क साइज पे भी डिपेंड करती है और फैसेट जॉइंट की ओरिएंटेशन। और फ्रंटल एंड सैजिटल मूवमेंट जितनी भी हैं, फ्रंटल की मूवमेंट जिस तरह एबडक्शन एडक्शन है कॉर्नल की, तो इस मोशन ये तो होगी अपेंडेजेस की बात, अब एक्सट्रीमिटीज़ की बात। लेकिन स्पाइन पे अगर बात करें तो फ्रंटल मूवमेंट की मूवमेंट जो है वो सजाइटल की जो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, जिस तरह मैंने बताया था व्हेन द बॉडीज कम्स। एक चीज़ याद रखना, बायोमैकेनिकली जो डेफिनेशन है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की इन केस ऑफ स्पाइन वो ये है कि जो स्पाइनस प्रोसेस हैं दो वर्टिब्रास के, व्हेन दे कम टुगेदर, मतलब जो व्हेन दे अप्रोक्सीमेट टू ईच अदर द एक्सटेंशन मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। तो ये सजाइटल मूवमेंट है, सजाइटल प्लेन की मूवमेंट है। और व्हेन दे कम अवे फ्रॉम ईच अदर दिस इज द फ्लेक्शन। और व्हेन द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ टू वर्टिब्रल बॉडी कम टुगेदर दिस इज द लेटरल फ्लेक्शन। तो ये कॉर्नल प्लेन की मूवमेंट है। जिस तरह हमने एबडक्शन और फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज में पढ़ी, यहाँ पे सच कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पे फ्लेक्शन क्या होगी कि when the two spinous process of two vertebrae come go away from each other and when they come together this is the extension. तो flexion and extension is sagittal plane movement and when the transverse process come together this is the lateral flexion। तो इस तरह करके तो सुपीरियर वर्टिब्रा विल एंटीरियर टिल्ट एंड फॉरवर्ड, जैसा कि जो मैंने बातें बताई ये वही है। और एक्सटेंशन की डेफिनेशन होगी व्हेन द स्पाइनस प्रोसेस कम टुगेदर अप्रोक्सीमेट टू ईच अदर। और लेटरल फ्लेक्शन में जो है व्हेन द ट्रांसफर प्रोसेस कम टुगेदर। रोटेशन एक्सेसरी मोशन है लाइक द लेटरल फ्लेक्शन, और ये कपल्ड मोशन है। वैसे जिस तरह ये कपलिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट में फ़र्क है। कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट ये होती है कि एक मूवमेंट के साथ आप दूसरी मिला लो, लेकिन जो कपल मोशन है वो दूसरी। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, वो हम उसमें मेंशन करेंगे। वैसे रोटेशन जो है वो ज़्यादातर स्पाइन की अगर बात करो तो सर्वाइकल रीजन में, उसके बाद थोरेसिक में, उसके बाद लंबर पे तो बिल्कुल ये ज़ीरो होती है, लेकिन सर्वाइकल में सबसे जो है वो ज़्यादा होती है। रीजनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल जो डिफरेंसेस है वो हम देखेंगे। और वो डिफरेंसेस अगेन जो है वो जिस तरह मैंने बताया कि सी शेप है कर्व और इस तरह, और वर्टिब्रल बॉडी पे भी जो है वो डिपेंड करता है। वर्टिब्रल बॉडी सर्वाइकल की जो कम है, लंबर की जो वो ज़्यादा है, और उनकी कपल्ड मोशन या रोटेशन जो है वो भी ज़्यादा है, इस तरह करके। तो ये रीजनल डिफरेंस है। अब हम मूव ऑन करते हैं सर्वाइकल की तरफ। जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो एटलस कहलाता है और सेकंड जो है वो एक्सिस कहलाता है। वैसे C0 भी काउंट होता है लेकिन वो ऑक्सीपिटल का होता है। टोटल 7 वर्टिब्राज होते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2, और जो C0 1 2 जो है वो उनको अपर सर्वाइकल स्पाइन, और C3 से लेके ऑनवर्ड 7 तक जो है वो लोअर सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल रीजन में मोबिलिटी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द स्टेबिलिटी। डेफिनेटली यहाँ पे हर मूवमेंट पॉसिबल है आपको, आपकी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन, बेंडिंग प्लस में रोटेशन, ऑल द मूवमेंट्स आर पॉसिबल। तो यहाँ पे मोबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द स्टेबिलिटी। स्पेशली अपर सर्वाइकल स्पाइन की बात करो तो 0, जिस तरह मैंने बताया C0 से लेकर 2 तक, और लोअर स्पाइन C2 से लेकर 7 तक। ये अगेन सर्वाइकल की जो है वो डीप में है, हम इनको रीजन वाइज जो है वो नहीं मैंशन करेंगे, हम ओवरऑल स्पाइन को देख रहे हैं। तो अब हम आ जाते हैं थोरेसिक स्पाइन पे। थोरेसिक स्पाइन के जो फंक्शंस हैं,
सबसे पहले ये रिब्स को आर्टिकुलेशन देता है, जिस तरह हमें पता है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं। यहाँ पे मोबिलिटी जो है वो लेस है बिल्कुल, स्पेशली यहाँ पे रोटेशन कम है, सिर्फ लेटरल फ्लेक्शन जो है वो पॉसिबल है। और यहाँ पे लोडिंग जो है वो इंक्रीज लोडिंग बियरिंग है, ये सर्वाइकल और ऑक्सीपिट का जो है वो वेट भी करता है। और मूवमेंट जो थोड़ी बहुत पॉसिबल है वो लेटरल फ्लेक्शन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। और अगेन हम थोरेसिक स्पाइन की जो है वो डीप में इतना नहीं जा रहे, हम सब जनरल देखेंगे। और थोरेसिक स्पाइन पे जो होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो जो कर्व का लॉस होता है थोरेसिक, वैसे इन काइफोटिक इन नेचर है, यहाँ पे काइफोसिस जो है वो कर्व होता है नॉर्मली। लेकिन अगर लेटरल कर्वेचर बढ़ जाता है, दिस इज द नॉर्मल स्पाइन, और ये अगर लेटरल कर्वेचर सी शेप बन जाता है लेटरली, नॉट एंटीरियर पोस्टीरियर, लेटरली, तो ये कर्व जो है वो स्कोलियोसिस कहलाता है। अब हम आ जाते हैं लंबर स्पाइन पे। जिस तरह मैंने बताया था, लंबर स्पाइन में जो वर्टिब्राज हैं वो सबसे ज़्यादा बड़े हैं और उनकी डिस्क भी बड़ी है, जस्ट बिकॉज दे बियर द वेट ऑफ सर्वाइकल एंड थोरेसिक। और ये इनका ट्रांसफर्स प्रोसेस है, ये लेमिनी है, ये सुपीरियर इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस, ये स्पाइनस प्रोसेस है। तो मोस्ट लोड जो है बेयरिंग स्ट्रक्चर एंड स्केलेटल सिस्टम स्पाइन में स्पेशली लंबर है, और जिसमें सजाइटल प्लेन की मोशन है, जो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन जो मैंने बताई, और लॉर्ज दे हैविंग द लार्जेस्ट बॉडी एंड डिस्क एंड लेमिना एज वेल फॉर मैक्सिमम लोड एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन। और अगेन हम लंबर स्पाइन में इतना जो है वो नहीं जा रहे। स्पाइनल मस्कुलेचर की बात करो तो इनकी मोबिलिटी और स्टेबिलिटी इक्वली है। और स्लो ट्विच इसमें जो है वो अगेन स्लो ट्विच फाइबर्स हैं और फास्ट ट्विच फाइबर, एनर्जी स्टोरेज है, एंड लाइन ऑफ पुल भी यहाँ पे S2 पे वैसे लाइन करती है। ये स्पाइनल मसल्स हैं, और जिस तरह पोस्टीरियरली लॉन्गिट्यूड अपना इरेक्टर स्पेनिया वगैरह है। हिप फ्लेक्सर्स एंड एब्डोमिनल है, अगेन ये मसल्स में आ जाएंगे, और हम जनरल कमेंट जो है रिगार्डिंग फंक्शंस में है वगैरह। कॉन्ट्रेक्चर और कॉन्ट्रैक्शन का फर्क आना चाहिए हमें, कॉन्ट्रेक्चर वर्सेस कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रेक्चर एबनॉर्मलिटी या कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब व्हेन द नॉर्मल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, दे डेवलप द टेंशन एंड दे कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रेक्चर जो है एबनॉर्मलिटी है। एडेप्टिव शॉर्टनिंग, जब एक मजीद एक्सेसिव एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो जाए ना मसल की, और बिल्कुल वो एडेप्टिव शॉर्टनिंग में चले जाए। देखें, कॉन्ट्रैक्शन ये है कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे ही उसके ऊपर वेट गया, जैसे ही टेंशन गई, वो नॉर्मली लेंथन हो गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्चर में क्या होता है कि वंस दे गेट कॉन्ट्रैक्टेड ड्यू टू एबनॉर्मलिटी या ड्यू टू पैथोलॉजी, दे डोंट कम बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन। सो दिस इज एडेप्टिव, और जब वो काफ़ी टाइम के लिए सस्टेन रहेगा तो वो शॉर्टनड हो जाएगा, एंड दैट एडेप्टिव या कंटिन्यूस शॉर्टनिंग इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर ऑफ हिप फ्लेक्सर्स एंड इफेक्ट ऑन द लंबर स्पाइन, हाँ डेफिनेटली। वाई कि हिप के फ्लेक्सर का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अफेक्ट जो लंबर पे थे जस्ट बिकॉज ऑफ इलियोसोस मसल्स। जो इलियोसोस मसल्स हैं इलियाकस को छोड़ के, दिस इज द इलियाकस एंड दिस इज द सोस मेजर एंड सोस माइनर। सोस मेजर माइनर जो है वो हिप के फ्लेक्सर्स हैं, लेकिन वो लंबर के भी फॉरवर्ड फ्लेक्शन एक ट्रंक कराते हैं। तो वो आते कहाँ से? लंबर स्पाइन से, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो अगर इनकी जो है वो एडेप्टिव जो है वो शॉर्टनिंग हो जाए तो उनका इफेक्ट डेफिनेटली, अगर इनकी कॉन्ट्रैक्चर या शॉर्टनिंग हो जाए तो उनका इफेक्ट जो है वो लंबर स्पाइन पे आ सकता है। एब्डोमिनल में अगर पेल्विक स्टेबिलिटी और बैलेंस की बात करें तो एक बलून मैकेनिज्म के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने ये सारे मसल्स जो हैं वो उनके ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। अगेन ये लोअर ट्रंक में जो है वो आ जाता है। थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट द स्पाइन। और ये बिल्कुल एक जनरल कह लें कि एक ओवरव्यू था। इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है हम क्लिनिकली और प्रैक्टिकली इनके ऊपर हम अलग से जो है वो मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली जो वो कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।